आज हम पेपर 6D चैप्टर 2 की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 का नाम जो है ये है द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इस चैप्टर को हम रेरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें स्टार्टिंग में ये हमें लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है। ये चैप्टर हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही रिवाइज करेंगे, जो कि इजी लैंग्वेज में है और ओपन बुक पेपर है, तो हमें ये इसी में से करना बेस्ट है स्टडी मटेरियल। स्टार्टिंग में हमें ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका, रेरा का, और कुछ इनिशियल चीज़ें दी हुई हैं। अभी हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इसको। इसकी ब्रीफ समरी दी हुई है कंप्लीट चैप्टर की, जिससे कि हमें समझने में आसान रहेगा और आगे हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। एज पर सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये जो रेरा एक्ट है ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है। नीचे कमेंट्स में ये दिया भी हुआ है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो देन दिस ब्रीफ समरी अब हम इस चैप्टर की पढ़ते हैं। तो रेरा अप्लाइज टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, प्रमोटर्स, अलॉटीज एंड रियल एस्टेट एजेंट्स। जो रेरा जो एक्ट है ये इन 4 चीज़ों पर एप्लीकेबल है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मतलब बिल्डिंग या फ्लैट, और प्रमोटर्स इज ऑल्सो नोन एज बिल्डर। बिल्डर यानी कि जो इस बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है जो रेरा के अंडर अंडर में आती है, उसको बनाते हैं। अलॉटीज आल्सो नोन एज बायर, जो फ्लैट को परचेज करता है, अलॉटी बोलते हैं उसको, यानी कि जिसको फ्लैट अलॉट किया गया है। एंड रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रोकर के नाम से भी जानते हैं, जो दलाल होता है। And then this act applies to the projects that are ongoing at the commencement of the act and in respect of which no completion certificate has been issued. ये एक्ट एप्लीकेबल होने के लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। वन, जो जो प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग होना चाहिए, एंड सेकेंड इज दैट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कम इशू नहीं होना चाहिए। एंड दिस एक्ट कवर्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। ये जो एक्ट है रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों पर एप्लीकेबल होता है। Promoters are barred from advertising, marketing, booking or selling any plot, apartment or building without first registering. Means जब प्रमोटर्स को क्या करना होता है, पहले रजिस्ट्रेशन लेना होता है रेरा अथॉरिटीज में। उसके बाद ही प्रमोटर क्या है उस फ्लैट को एडवर्टाइज कर सकता है, उस फ्लैट की मार्केटिंग कर सकता है, फ्लैट की बुकिंग ले सकता है और फ्लैट को सेल कर सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन लिए वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। प्रमोटर्स को रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को एप्लीकेशन देना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। देन वो फर्दर अपना प्रोसीजर कर सकता है। The appropriate government of every state duty is required to set up the रेरा अथॉरिटी। हर स्टेट में एक अलग से रेरा अथॉरिटी होती है, और जो कि बायर्स जो होते हैं, इनकेस उनको कोई ग्रीवेंसेस होती है तो वहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस को दूर कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स डीलिंग इन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। ये हमने पहले भी ऊपर पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था कि रियल एस्टेट एजेंट्स को, प्रमोटर्स को और उनको अपने रेरा अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। डेवलपर प्रमोटर्स आर बार्ड फ्रॉम सेलिंग द प्रोजेक्ट अनलेस द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। जब तक प्रोजेक्ट को रेरा अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करते, तब तक जो प्रमोटर यानी कि बिल्डर जो है, तब तक उस फ्लैट को सेल नहीं कर सकता। यानी कि बिल्डर को पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा रेरा अथॉरिटी में, उसके बाद ही वो फ्लैट को सेल कर सकता है। एनी चेंज इन प्लान, ये पॉइंट जो है मेन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 9, और ये हमारे एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। एनी चेंज इन प्लान सबमिटेड टू द अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द बिल्डर would require approval from 2/3 of the allottees or buyer in the project। अगर बिल्डर को कुछ चेंज करना है प्लान में, जो वो फ्लैट बना रहा है उसमें कुछ चेंज करना है, तो उसको 2/3 ऑफ अलॉटेज से
अप्रूवल लेना होगा इसके लिए। बिल्डर्स वुड बी लाइबल टू rectify any structural defects brought to his notice within 5 years from the date of possession by the allotee। जो बिल्डर है तो वो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि अगर 5 साल के अंदर कोई डिफेक्ट आता है प्लॉट में, उसमें फ्लैट में, तो उसको रेक्टिफाई करना होगा इसको, ये बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द कारपेट एरिया अर्लियर कंट्रोवर्शियल टर्म हैज बीन डिफाइंड बाय द एक्ट। कारपेट एरिया का डिस्क्रिप्शन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। 70% of the amount realized from the notice must be kept in a designated account in a scheduled bank to be used exclusively for the current project। जो अलॉटी ने उसके रिस्पेक्ट में अमाउंट पे करी है उसमें से 70% अमाउंट जो है उसको एक अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखेगा बिल्डर। वो खुद यूज नहीं कर सकता उस अमाउंट को, मतलब एक अलग से एस्क्रो अकाउंट में 70% ऑफ द अमाउंट जो कि अलॉटी से रिलाइज हुआ है उसको अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा। In case the buyer has been deceived into purchase through false representation or advertisement, he has an option to exit the project। इस केस में क्या कह रहा है कि मान लो कि अगर बिल्डर ने कुछ फाल्स रिप्रेजेंटेशन किया है या अलॉटी को डिसीव किया है, उसने जैसे उसने बोला कि इस बिल्डिंग में शाहरुख खान का भी फ्लैट है, जिसकी वजह से अलॉटी को कुछ धोखा हुआ है, अलॉटी को कुछ सफर करना पड़ा, तो अलॉटी को क्या करेगा, डेवलपर इन सच केस विल हैव टू रिटर्न द मनी टू द रिस्पेक्टिव बायर अलोंग विद इंटरेस्ट। तो उस केस में जो बिल्डर है उसको वो कंप्लीट मनी जो अलॉटी से ली थी उसको रिटर्न करनी होगी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड कंपनसेशन अमाउंट भी उसको देना पड़ेगा। तीन चीज़ें देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा और कंपनसेशन देना होगा allotee को। Promoters, real estate agents, allottees who don't comply with orders of the authority or appellate tribunal face heavy penalty and or imprisonment। यानी कि देखो इसमें 3 पार्टी होती है मेनली, एक तो प्रमोटर होता है जो बिल्डर होता है, रियल एस्टेट एजेंट जो ब्रोकर होता है एंड अलॉटी जो फ्लैट बायर होता है। तो ये तीनों जो पार्टीज हैं उन पर रेरा अथॉरिटीज की रूल्स एप्लीकेबल है। अगर वो उनके ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करते तो उनको हैवी पेनल्टी और ये का सामना करना पड़ता है। ऑल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वेयर द लैंड इज ओवर 500 स्क्वायर मीटर or the number of apartments proposed to be developed exceed 8 inclusive of all phases are required to register with real estate regulatory authority before launching a project। तो रेरा एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, जहाँ पे लैंड जो है 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ जो अपार्टमेंट्स है वो 8 से ज़्यादा होने चाहिए, तो वहाँ पर रेरा एप्लीकेबल होगा। मान लो अगर जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं वो 6 है तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी एक एमसीक्यू में अच्छा पॉइंट है, ये भी पेपर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिड्यूस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, रेरा अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस जो लिमिट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट्स वाली जो लिमिट है इसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। Ongoing projects which did not receive completion certificate on the date of commencement of the act were required to seek registration within 3 months of the commencement। मीन्स जब ये 2016 में रेरा एप्लीकेबल हुआ था, रेरा एक्ट आया था, तो उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर ही इसमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मस्ट बी आइदर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द अथॉरिटी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो वो अथॉरिटीज़ को 30 days में अप्रूवल या रिजेक्शन का अब देगा। On successful registration, the promoter of the project will be provided with the registration number, a login ID and password। ये चीज़ें देखिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रैक्टिकली अगर हम इसको समझेंगे तो ये अच्छा रहेगा। जब वो रजिस्ट्रेशन लेता है बिल्डर तो उसको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है,
रेरा अथॉरिटी की तरफ से। और उसमें क्या है, वो एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी, उसमें जो बिल्डर है उसकी रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, उसमें अपना वेब पेज बना सकता है एंड फिलिंग देयर इन द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। उसमें जो बिल्डर है उसको उसमें डिटेल्स फिल करनी होती हैं प्रोजेक्ट्स की। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड इन फेजेस वुड रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर ईच फेज सेपरेटली। अगर वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है फेजेस में डेवलप कर रहा है तो ईच फेज के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस है जिस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, ये हमने भी ऊपर वर्ड से पढ़ा था कि यहाँ पे ये लैंड का जो एरिया है 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो वहाँ पर रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से कम है, डज नॉट एक्सीड 8 तो रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। या प्रमोटर ऑब्टेन्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द प्रोजेक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब जब ये एक्ट कमेंस नहीं हुआ था, जब ये एक्ट आया नहीं था उससे पहले ही प्रमोटर ने उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया था तो रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। रिनोवेशन रिपेयर ऑफ द प्रोजेक्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग और न्यू अपलॉटमेंट। कोई छोटा मोटा रिपेयर है जो कि तो उस पे उस केस में भी रेरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कि जो कि मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग और न्यू अलॉटमेंट से रिलेटेड नहीं है। Every real estate agent is required to be registered with the authority to facilitate the sale or purchase on behalf of any person of any plot, apartment or building of the registered real estate project। तो हर रियल एस्टेट एजेंट को क्या है, अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये जो पॉइंट्स हैं 22, 23 एंड 24 तो रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये सारे। ये जो पॉइंट्स हैं ये रियल एस्टेट एजेंट से रिलेटेड हैं। तो फंक्शंस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट, फंक्शंस क्या है रियल एस्टेट एजेंट के, फंक्शंस हैं मेंटेन एंड प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो रियल एस्टेट एजेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखेगा। नॉट टू इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। फैसिलिटेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स to the allotee as time to time and discharge other or any other detail हो तो वो प्रोवाइड करेगा allotee को। and real estate agent is barred from facilitating the sale or purchase of the project which is not registered। जब तक कि कोई प्रोजेक्ट वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेता है रेरा अथॉरिटी के अंडर में तब तक वो उस फ्लैट को सेल नहीं कर सकता। promoter is required to create a web page on the website of the authority। तो ये जो पॉइंट्स हैं 25, 26 एंड 27 ये प्रमोटर से रिलेटेड है। प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, प्रमोटर को एक वेब पेज बनाना होगा रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पे। एंड प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू मेंशन द वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी वेयर इन ऑल डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैव बीन एंटर्ड। तो उसमें हम उसकी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं उस रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पे। जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहा है इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा जो अथॉरिटीज का। तो obtained from the authority in all the advertisement prospectus where details of the projects are given। promoters are responsible for all structural defects। जो promoter builder है इनकेस अगर बिल्डिंग में कोई कुछ भी डिफेक्ट होता है तो उसको अलॉटी को अलॉट करने के 5 years के अंदर अंदर अगर कुछ डिफेक्ट आता है तो प्रमोटर को वो रेक्टिफाई करना होगा विद इन 30 days। एप्लीकेशन और बुकिंग फी कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट। जो अलॉटी है, अब आप इसमें ये सोच के चले इस चैप्टर में कि जैसे कि हम फ्लैट खरीदने वाले हैं, हमें एक फ्लैट खरीदना है तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि जो बुकिंग मनी लेगा बिल्डर हमसे बुकिंग मनी कितना कितना लेगा, मतलब 1 करोड़ का मान लो वो फ्लैट है और हमें उसके लिए बुकिंग मनी देना होगा कि हमें जो बुकिंग करी है बिल्डर से तो उसका 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। मान लो 1 करोड़ का घर है तो वो उसका 10% मैक्सिमम 10 लाख का ही बुकिंग फी होगा, उससे ज़्यादा बुकिंग फी नहीं हो सकता। द अलॉटी शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो अलॉटी है, जो बायर है, जो फ्लैट को परचेज कर रहा है वो उस सारी इंफॉर्मेशन लेने का उसको राइट है। एंड the allotee shall be entitled to claim refund of the amount paid along with the interest at such rate as may be prescribed and also compensation in the manner as provided by the act from the promoter in case the promoter fails to comply or is
अनेबल टू गिव द पोजेशन एज पर द एग्रीमेंट फॉर सेल। अगर जो बिल्डर है इनकेस उसने कुछ कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पाता या कुछ उसने कंडीशंस को ब्रीच किया है या तो देन इन केस उसको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट देना होगा, अमाउंट्स को रिफंड करना होगा उसको एंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड उसको कंपनसेशन भी देना होगा प्रमोटर को। इन दैट केस प्रमोटर उसको कंपनसेशन भी देगा, ये जो उसने लिखा हुआ है कंपनसेशन भी देना होगा। देन क्या है, ये अलॉटी के पॉइंट्स है 31 to 35। अलॉटीज के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अलॉटी के लिए क्या है, अलॉटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द नेसेसरी पेमेंट। अलॉटी जो बायर है उसको नेसेसरी पेमेंट देनी होगी टाइम टू टाइम, एंड एवरी अलॉटी शैल टेक फिजिकल पोजेशन विद इन 2 months ऑफ द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो अलॉटी को 2 महीने के अंदर अंदर फिजिकल पोजेशन ऑफ बिल्डिंग लेना पड़ेगा। अलॉटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे इंटरेस्ट फॉर एनी डिले इन पेमेंट। अगर वो डिले करता है पेमेंट करने में तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। Obligations of the allotee and the liability towards interest may be reduced when mutually agreed to between the promoter and such allotee। अगर प्रमोटर एंड allotee के बीच में एग्रीमेंट बन जाए कि हम इस इंटरेस्ट लाइबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकते हैं तो वो रिड्यूस भी कर सकते हैं। Allotee shall participate towards the formation of an association or society। allotee क्या है, अपनी एसोसिएशन भी बना सकता है। आगे जो ये पॉइंट्स है 36 to 41, ये जो है अथॉरिटीज के लिए है, इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अथॉरिटीज के लिए क्या क्या पॉइंट्स डिटेल्स आगे जानेंगे इसके बारे में हम। अब आगे हम मेन जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम क्या करें, कवर करते हैं। आगे देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, ये समरी दे रखी है, हम इसको आगे डिटेल में, पेनल्टीज दी हुई है ये हमें, तो इसको हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे पेनल्टीज के बारे में, पेनल्टी अंडर एरा। एंड देन हमें अलग अलग देखो यदि चीज़ें दी हुई हैं। अब हम आगे मेन चलते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट है वो हम आगे करेंगे, सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे आगे।